नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिए। राहुल गांधी ने जर्मनी में ऐसा क्या कह दिया है और वो किस देश विरोधी से मिले हैं, इसे समझते हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में इस समय जबरदस्त राजनीति चल रही है। दिल्ली को देखें तो प्रियंका गांधी बिल्कुल बदली हुई लग रही हैं, अजीब तरीके की राजनीति कर रही हैं। पीके से क्यों मिली हैं और पीके क्या कह रहे हैं, कौन-सा प्लान लेके आ रहे हैं? कुल मिलाकर के जो चीज़ें हैं बड़ी अजीबो-गरीब हो रही हैं और विधानसभा का सत्र शुरू होते ही कोडीन की कहानी चली। कोई कोडीन भैया कह रहा है, कोई कालीन भैया कह रहा है, तो दोनों तरफ से जो फ़ोटो हैं वो भी दिखाए जा रहे हैं। तो ये मामला क्या है, इसे समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अनुपम सिंह जी। अनुपम जी बहुत दिनों के बाद मेरे चैनल पे आए हैं। अनुपम जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड आपको बहुत बधाई नए सफ़र की। जी, थैंक यू। तो राहुल गांधी से शुरू किया जाए अनुपम जी। राहुल गांधी विदेश दौरे पे पता नहीं अक्सर आगे भी कई लोगों से मिल कर के आते हैं और गौरव भाटिया ने इस पर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन पे आरोप लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि कोलंबिया में राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा है, ये लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है। और ये वैसे बात नई भी नहीं है अनुपम जी, तो इसे किस तरीके से समझा जाए? जी, जी, देखिए राहुल गांधी का पहला मतलब ये इसमें कुछ भी नया नहीं है। ना तो राहुल गांधी का विदेश जाना नया है और ना जी, ही ये नया है कि विदेश में जाकर उनके द्वारा भारत विरोधी लोगों से मिलना और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होना या भारत विरोधी बयान देना या फिर ऐसे बयान देना जिससे देश की छवि जो है वो बिगड़ती हो। अब देखिए इसमें क्या है कि राहुल गांधी आज ही नहीं पहले भी जाकर ऐसा कर चुके हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने एक बार जाकर फॉरेन में और बोला था कि पूरे देश में केरोसिन ऑयल छिड़का जा चुका है और बस एक चिंगारी की देर है और पूरे देश में आग लग जाएगी। तो ये जो किसान आंदोलन तथाकथित किसान आंदोलन हुआ उसे हम किस रूप में देखें, जहां खालिस्तानी तत्व उसमें घुस गए थे और दिल्ली की सीमाओं को 1 साल तक घेर के रखा गया था। उससे पहले आपको याद होगा शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था, उसमें दिल्ली में एम्बुलेंस फंसी रह रही थी, बच्चों की जो बसें हैं वो फंसी रह रही थी। उसके अलावा जो लोग रोज दफ्तरों में आवागमन करते हैं वो फंसे हुए थे। कितने करोड़ की इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से इकोनॉमिक लॉस हुआ था करोड़ों का। वो भी कोविड के कारण वो धरना खत्म हुआ, नहीं तो वो भी अनंत काल तक एक तरीके से चलता रहता। तो अब राहुल गांधी ने क्या किया है कि अब बर्लिन में एक हर्टी स्कूल है और हर्टी स्कूल की जो प्रेसिडेंट है प्रोफेसर, उनका नाम है कॉर्नेलिया वोल। और उन कॉर्नेलिया वोल के साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की है और यही कारण है कि उन पर ये आरोप लग रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉर्नेलिया वोल विरोधी गतिविधियों के लिए एकदम कुख्यात है। वो यूरोपियन यूनिवर्सिटी है, उसकी जो उसके जो ट्रस्टी होते हैं तो उनमें से एक ट्रस्टी वो भी है। और इस यूनिवर्सिटी को किसकी फंडिंग है? तो इस यूनिवर्सिटी को जॉर्ज सोरोस का जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है उससे फंडिंग मिलती है। तो उससे आप समझ जाइए कि तार कहाँ से कहाँ जुड़ रहे हैं, वो भी कैसे समय में। आप ये देखिए कि अभी परिस्थितियां कैसी है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि अभी एक दिन पहले ही बांग्लादेश में एक हिंदू युवक, दलित युवक दीपू चंद्र दास जो थे, उनकी मॉब लिंचिंग कर दी गई है, हत्या कर दी गई है। अभी इसी सप्ताह बांग्लादेश में जहां जहां भारतीय मिशन है वहां वहां हमला किया गया है। जो भारत के राजनयिक वहां पे तैनात हैं उनके घरों पर हमला किया गया है। और कारण क्या बताया गया कि हमारे छात्र नेता, वो हादी जो भी छात्र नेता था, भारत के विरोध में बयानबाजी करता था, नक्शा दिखाता था कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, उसको अननोन गनमैन ने ठिकाने लगा दिया। अब बांग्लादेश की पुलिस का कहना है, अब उन्होंने भी धुरंधर फिल्म देख ली है, तो उनका ये कहना है कि ये हत्यारे जो है वो भारत भाग गए हैं। अब आप देखिए, और ऐसी परिस्थिति में जब बांग्लादेश को का एक तरीके से इस्लामीकरण, कट्टर इस्लामीकरण हो रहा है, पाकिस्तान की आईएसआई वहां पे मौजूद है, चीन का उसे साथ मिल रहा है और यूनुस को अमेरिका का तो पपेट कहा ही जा रहा था।
और अभी ये तीनों शक्तियां जो है एक तरीके से भारत के खिलाफ में ही काम कर रही हैं। और ऐसे समय में राहुल गांधी विदेश जाकर अगर कुछ ताना बाना बुन रहे हैं तो इस पर तो सवाल उठना ही चाहिए। इस पर ये आरोप की जांच तो होनी ही चाहिए। दूसरी चीज ये कि आप देखिए इस दौरान जब राहुल गांधी विदेश में है तो यहाँ कितना अच्छा माहौल है, यहाँ पक्ष विपक्ष सब एक साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। हमने देखा उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की तरफ से हैं वो भी वहां पे बैठी हुई थी और साथ में चाय पी रहे थे। इस दौरान वो जो धर्मेंद्र यादव हैं, अखिलेश यादव के भाई, उन्होंने शिकायत भी की कि ये सत्र जो है इतना छोटा क्यों रखा गया। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छा है छोटा रखा गया ताकि आपका गला खराब नहीं होगा, आपको चिल्लाना कम पड़ेगा। इस तरीके की बातें। अब देखिए ना, प्रियंका गांधी ने संसद में कहा कि मैं रोड और ट्रांसपोर्ट को लेकर कुछ काम है हमारे संसदीय क्षेत्र के, उसको मुझे पूरा कराना है। तो तुरंत नितिन गडकरी ने समय दिया, वहां जाकर मिली। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने उसी समय तत्काल अधिकारियों से बातचीत की और निर्देश दिए कि हाँ ये काम जो है वो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पक्ष विपक्ष अच्छे से। प्रियंका गांधी का ट्वीट आया है, सामान्यतः प्रियंका गांधी गाजा और फिलिस्तीन पर ट्वीट करती रही हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं है देश में। तब देखिए उन्होंने ट्वीट किया है कि बांग्लादेश में जो हत्या हुई है अल्पसंख्यक युवक की वो ठीक नहीं है। तो यहाँ भारत का माहौल कितना अच्छा है आप ये देखिए, जब राहुल गांधी यहाँ पे नहीं है तो वही बात है। और वो विदेश में जाकर जिस तरह की चीजें कर रहे हैं तो उस पे तो हम एक तरीके से आरोप लेंगे। विदेश में वो किन लोगों से मिलते हैं? अमेरिका में तो उनसे भी ये इल्हाम ओमर करके हैं, उनसे भी ये मिले हैं जो भारत के विरोध में बयान देती है, कश्मीर पर बयान देती है, पाकिस्तान का समर्थन करती है। उसके अलावा मुसिफर फजल हैं एक, उनके साथ भी राहुल गांधी के कुछ ताल्लुकात जो है वो सामने आए हैं। और ये जो फजल है ये जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं। तो वो भी आप समझिए कि एक तरीके से ये सारे अगर आप मिलाकर देखेंगे तो ये कि कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में हमें नहीं पता है। जी अनुपम जी, योगी बाबा ने जिस तरीके से कोडिंग सिर्फ पे सीधे अखिलेश यादव को घेरा है और अब अखिलेश यादव इस पे नई कहानी बना रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जो बयान अखिलेश यादव के हैं वो चुनाव की आहट बता रहे हैं? हालांकि चुनाव तो बहुत नजदीक है इस समय। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है कि उत्तर प्रदेश का विपक्ष जो है, जैसे बिहार में अभी अभी चुनाव हुआ है और यहाँ विपक्ष की हालत हमने देखी है ना क्या हुई, जो तेजस्वी यादव थे उनके। उत्तर प्रदेश का विपक्ष जो है वो किसी भी हद तक नीचे गिरकर राजनीति करने में विश्वास रखता है। इसका कारण ये है कि बाकी राज्यों में हो सकता है कि भाजपा के लिए थोड़ा सा संकट हो सकता है कि यहाँ पे इसको नेता बनाते हैं या फिर यहाँ पर इसे किसे सीएम बनाया जाएगा, कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास एक जायंट नेता है, बहुत बड़ा राष्ट्र स्तरीय नेता है, योगी आदित्यनाथ उनका नाम है। अब योगी को आप अखिलेश के समकक्ष खड़ा करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ का अपमान होगा अगर आप उनकी तुलना अखिलेश यादव से करें या फिर मायावती से करें। ये सारे के सारे क्षेत्रीय नेता है और योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय नेता है जिन्होंने प्रशासन चलाने में भी और संगठन में भी, दोनों में खुद को साबित किया है। तो इसका कारण यह है कि अब यही कारण है कि अखिलेश यादव को तरह तरह के तिकड़म आजमाने पड़ रहे हैं। अब ये कोडीन कप सिरप वाला जो मामला है, इसके जो आरोपित हैं उनके सीधे तार जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोगों से, सपा के लोगों से उनके साथ मिलते हुए उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि अरे ये विफलता है, ये योगी सरकार की विफलता है। और विधानसभा में देखिए इनको जवाब दे दिया गया, विधानसभा में भी। और आप ये देखिए कुछ पत्रकार जो हैं वो लगातार ये फैलाने में लगे रहते हैं, यूपी में संगठन में ये चल रहा है, वो चल रहा है, योगी को हटाने वाले हैं तो उप मुख्यमंत्री इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। और कल देखिए आप जो कोडीन कप सिरप वाला मामला है उस पे सीएम योगी ने जो बयान, तो एक तरफ देखा ना आपने कि वो ब्रजेश पाठक खड़े हैं, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य खड़े हैं और दोनों सिर हिला रहे हैं कि हाँ सीएम योगी जो कह रहे हैं वो सही है। एक तरीके से ये पूरा मामला है, इसमें वो भी आके आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं जिनको पता ही नहीं कि कोडीन होता क्या है। अब इसमें ये सीधा मामला है कि जांच हुई है, जांच इसी योगी सरकार ने कराई है और जांच में 37 लाख से अधिक जो बोतलें हैं जिनका 57 करोड़ से अधिक आप समझ लीजिए मूल्य होगा, और ये पूरा सिंडिकेट जो है वो 2000 करोड़ रुपए तक का है। और ये योगी राज्य में नहीं फला फूला है, योगी राज्य में पकड़ा जा रहा
ये फला फूला है समाजवादी पार्टी के राज में। ऐसा थोड़े है कि 2000 साम्राज्य अचानक से 1 साल और 2 साल में खड़ा हो गया। अब तो जांच हुई है और ये पकड़े जा रहे हैं, जो सेल कंपनियां हैं, जो जाली लाइसेंस ले लेकर उसके माध्यम से ये लोग काम कर रहे थे, ये सब पर कार्रवाई अब हुई है, तब पता चल रहा है ऐसा वो करके और बेचा जा सकता है। तो ऐसा ही कोडीन के साथ भी हो रहा था, और उस पर क्रैक डाउन करने वाली कौन है? तो वो योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और बिहार, पश्चिम बंगाल, प्रदेश तक तस्करी हो रही थी, इसको भी क्रैक डाउन किया गया है। और इसका जो मुख्य आरोपी था एक तरीके से, वो तो फरार है दुबई में, और वहां से वीडियो जारी करके कह रहा है नहीं मैं। तो बाकी जो है, एक अमित सिंह है, टाटा है, गिरफ्तार हो गया है, आलोक सिंह है, गिरफ्तार हो गया है, और भी कई आरोपित जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। तो फिर इनको गिरफ्तार करने वाला कौन है भाई? वो तो यूपी पुलिस ही है ना। तो फिर भी अगर आप लगा रहे हैं कि नहीं नहीं, ये मामला जो है सो कि अचानक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो जैसे हाथरस वाला मामला याद कीजिए, किस तरीके से पूरे देश का मीडिया जो है हाथरस वाले मामले में हाथरस पहुंच गया था, और सबने एक तरीके से नेगेटिव खबरें चलानी शुरू कर दी थी। वो बाद में सच्चाई सामने आई कि क्या क्या नहीं हुआ था, तमाम के आरोप सरकार पर लगाए गए, यूपी पुलिस पर लगाए गए। लेकिन देखिए, इससे भी जो योगी सरकार है वो बहुत अच्छे से बाहर निकली और एकदम साफ साबित हुई। तो इसी तरीके से यूपी इतना बड़ा राज्य है, आप समझिए कि 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, 400 से अधिक विधानसभा क्षेत्र हैं, इसको संभालना अपने आप में बड़ी बात है। और ये देखिए ना, इससे पहले कोई भी भाजपा का जो भी नेता रहा, कल्याण सिंह रहे या फिर राज गुप्ता रहे, इन सब लोगों में से कोई भी कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाया। योगी जो है वो कार्यकाल भी पूरा करते हैं, दोबारा भी आते हैं और दोबारा भी कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, और तीसरी बार लगातार एक तरीके से चुनकर आने वाले हैं। तो आप इसी से समझ जाइए कि इनको लेकर एक अखिलेश यादव में एक तरीके से भय व्याप्त है, और इसीलिए वो तरह तरह के पोस्ट वगैरह करके, ग्राउंड पे कहीं नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया में तरह तरह के पोस्ट करके जो है वो आरोप लगाए जाते हैं। और सबको पता है, माफिया किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी क्षेत्र का हो यूपी में, तो उसके संबंध किससे होते हैं वो तो सबको पता है। मुख्तार अंसारी किनके नेता थे, अतीक अहमद किनके नेता थे, ये सबके सब सपा के ही लोग थे। तो कोडीन का जो माफिया है, उनके भी तार सपा से ही जुड़े हैं जी। अच्छा, थोड़ी सी बात 10 जनपद की करते हैं। वहां से तो आवाज आ रही है कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति अब हमने देखी 2 दिन पहले, है ना, वो एकदम डिफरेंट है। इट मीन्स परिवार में भी कहीं कुछ टसल सी दिखाई दे रही है क्या? देखिए, ये परिवार में टसल, यानी सीधा कहें तो राहुल वर्सेस प्रियंका वाला जो मामला है वही है। तो ये आज से नहीं है, ये बहुत दिन पहले से। क्यों बहुत दिन पहले से है? अब याद कीजिए, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले रॉबर्ट वाड्रा, जो कि राष्ट्रीय दामाद हुआ करते थे यूपीए काल में, वो मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, अगर कहीं से टिकट मिलता है तो मेरी भी राजनीति में रुचि है। फिर भी उनको टिकट नहीं दिया जाता है। तो ये कुछ न कुछ रहा होगा, तभी तो ओपनली परिवार में नहीं, पब्लिक में आकर आपको टिकट मांगनी पड़ रही है, फिर भी नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा। दूसरी चीज आप देख लीजिए, राहुल गांधी ने जो एक तरीके से कह लें कि और वहां से वायनाड से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, फिर वायनाड जो है वो खाली कर दिया। जबकि प्रियंका गांधी ने राजनीति जो है सो की रायबरेली और अमेठी की हमेशा से। सोनिया गांधी के लिए चुनाव प्रचार करती रही, गांधी के लिए चुनाव प्रचार करती रही पहले, और उनको भेज दिया वायनाड में, और खुद राहुल गांधी इधर आ गए। तीसरी चीज आप देखिए कि कांग्रेस की राजनीतिक विरासत को लेकर राहुल गांधी की तो जहां तक में तो अभी तक कहीं नहीं पता है कि शादी हुई है या नहीं हुई है। प्रियंका गांधी को आप ले लीजिए, तो प्रियंका अभी रेहान वाड्रा, और उनके नाम में राजीव लगा दिया गया है, रेहान राजीव वाड्रा, उनको मंच पर लाया जाता है, और कांग्रेस के नेता जो है वो उनके जयकारे लगाते हैं। तो यानी एक तरीके से ये तय कर रहे हैं कि हाँ, राजनीतिक विरासत कांग्रेस की किसकी होगी, इस पर अभी से वो चलने लगा है एक तरीके से पूरा मामला। तो ये आज से नहीं है, ये गांधी परिवार के भीतर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत पहले से, इसकी जड़ में अगर आप जाएंगे तो आज तक उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है कि मेनका गांधी और वो वरुण गांधी किस पार्टी में है। तो परिवार हमेशा से विभाजित होता रहा है।
इंदिरा गांधी के समय भी विभाजन हुआ था, जो कांग्रेस आई बन गई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नया है, और आगे भी खुद प्रधानमंत्री भी इशारा कर चुके हैं कि पार्टी जो है सो कि कांग्रेस पार्टी में टूट हो सकती है। और यहाँ तो अपोजिशन का भी अपोजिशन है। शशि थरूर किस पार्टी के नेता हैं और बोलते के लिए हैं? तो ये भी आप एक तरीके से देखिए, तो विपक्ष का भी विपक्ष पैदा हो गया है। और आपको याद होगा कि 23 नेताओं ने बकायदा पत्र लिखकर और सोनिया जी गांधी को और कांग्रेस पार्टी सुधारों की मांग की थी। अभी तक उस पर क्या हुआ? उस पर बैठे हुए हैं ये लोग। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया हुआ है। अभी एक मुस्लिम नेता ने जब सवाल उठाया तो उसको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। सोनिया गांधी को पत्र लिखकर सिर्फ सुधारों को लेकर सवाल उठाया था, तो उसे पार्टी से ही निकाल दिया गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मतलब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है कांग्रेस। राहुल गांधी राजनीति के प्रति सीरियस कभी होंगे भी या ऐसे ही रहेंगे? क्योंकि इधर देखिए सेशन चल राजनीति को रहा है, लेकर इधर ये निकल गए। देखिए राजनीति को लेकर वो उन्हें लगता है कि वो सीरियस है, उनको लगता है कि वो एकदम से सीरियस है। और उनके सलाहकार जो हैं, जो भी हैं, चाहे वो जयराम रमेश हों, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हों, ये सारे के सारे भी उन्हें इस भ्रम में रखते हैं कि हाँ आप सीरियस हैं, बहुत सीरियस हैं। जैसे वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने वहां पर जा उठाया बिहार में। अगर कोई अच्छा सलाहकार होता तो उनको पहले ही कह देता कि वोट चोरी का मुद्दा बिहार में नहीं चलने वाला है। और वहां पर इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके वैनिटी वैन्स के साथ और कई दिनों की रैली कर डाली, यात्रा कर डाली, और वो भी एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसका आरजेडी ने नाम तक नहीं लिया। तेजस्वी भी समझ गए कि ये मुद्दा कहीं भी चलने वाला नहीं है, तो उन्होंने भी इस मुद्दे को छोड़ दिया और फिर कलम बांटने लगे। तो आप ये समझ लीजिए कि अब ये कह रहे हैं कि मनरेगा जो है उसको हटा दिया, वीजी जी राम जी करके बिल ले आए हैं। इनको लग रहा है कि हम इससे किसान आंदोलन जैसा जितना बड़ा जो है धरना प्रदर्शन वो शुरू करा सकते हैं, इनको लगता है। तो अभी इनकी बैठक भी कुछ दिनों बाद होने वाली है। अब देखिए राहुल गांधी विदेश में है, पार्टी तैयारी कर रही है, हमें सड़क पर उतरना है। तो अगर आपको सड़क पर उतर के आंदोलन करना है तो फिर आपका नेता कहाँ है? वो तो अभी यहाँ होता तो कल बैठक होती, परसों से आप प्रदर्शन और आंदोलन करने लगते। लेकिन नहीं, अब इनका नेता जब आएगा, एक सप्ताह आराम करेगा, फिर उसके बाद मीटिंग होगी, फिर मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि एक और मीटिंग होगी, फिर उस मीटिंग में कुछ निष्कर्ष निकलेगा कि फला तारीख से हम इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करेंगे। तब तक वो मुद्दा ही मर गया रहेगा। तो हर मुद्दे पर ये चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन की तरह ही हम फर्जी बातें, अगर कृषि कानून जैसे वापस लिया गया था वैसे ही इसको वापस ले लिया जाएगा। तो वो शायद गेम को समझ नहीं रहे हैं कि बीजेपी हर साल खुद को डेवलप करती है और हर समस्या से, हर क्राइसिस से सीखती है। और इसीलिए बीबी जी राम जी और मनरेगा को लेकर पहले ही सब कुछ बता दिया है कि हाँ ये क्यों क्या है। अब देखिए अरावली वाला मुद्दा क्रिएट किया जा रहा है। अरावली वाले में ये पढ़ेंगे तो फिर इनके राजस्थान में इनकी भी सरकार थी 5 साल, उस समय क्या क्या माइनिंग कहाँ हुई, ये सारी चीजें भी आएंगी। अडानी के साथ भी करार जब हुआ तो राजस्थान में इनकी ही सरकार। तो नेता ही गायब है। तो यहाँ पर पार्टी कुछ भी सोच विचार कर ले तो उसमें उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जी अनुपम जी, जिस समय पुतिन आए थे तो बहुत शोर मचा रहे थे कि इन्हें पुतिन से मिलना है, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि मोदी जी ने बचा लिया, वरना तो पुतिन से पता नहीं क्या क्या सवाल कर देते। और अब ये जो गेट टुगेदर हुआ तो शायद से सोनिया प्रियंका ने इनको बचा लिया, क्योंकि वहां भी ये कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते। अब प्रियंका बैठी हुई थी तो उन्होंने तो कुछ अपने फायदे की बात कर ही ली ना। ये पुतिन भारत आए थे और ये तो हम सब ने भारत आए थे, उनका भारत का दौरा हुआ, यहाँ जो मुलाकातें हुई, फिर भारत से रूस के बाद उन्होंने क्या किया ये बहुत कम लोगों को पता है। तो ये भी बताना जरूरी है। वहां जाते जाते उन्होंने एक कानून पर हस्ताक्षर किया और वो कानून ये कहता है कि भारत जो है वो रूस के हवाई मार्ग का एक्सेस कर सकता है, कभी भी, संकट के समय भी कर सकता है, युद्ध के समय भी कर सकता है, रूस के पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है और हर तरह की चीजों के लिए। एक तरीके से उन्होंने पूरे रूस को खोल दिया भारत की सेना के लिए। तो आप इससे देखिए कि पाकिस्तान से या चीन के साथ भविष्य में किसी भी प्रकार का अगर टकराव होता है उससे उसमें हमें रूस की मदद जो है वो मिलेगी। इसके तहत एक फ्रेमवर्क जो है वो बनाया जाएगा, मिलिट्री फॉर्मेशन से लेकर वारशिप्स की जो डॉकिंग होती है उसको लेकर, या फिर तरह तरह के जो भी सैन्य
सहायता है वो रूस से हमें मिलेगी। तो ये पुतिन वाला एक तरह से समझ लीजिए भारत के लिए कितना फ्रूटफुल रहा पुतिन का दौरा। जब रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था उस समय भी प्रधानमंत्री के एक फोन से युद्ध रुक गया था एक दिन के लिए, और छात्रों को जो है वो वहां से वापस लाया गया था, यूक्रेन से भी वापस लाया गया था और रूस से भी वापस लाया गया था। तो एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि अब कांग्रेस पार्टी को ये समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, देखिए अब मोदी जॉर्डन के दौरे पे थे, इथियोपिया के दौरे पे थे, ओमान के दौरे पे थे। वहां पे जॉर्डन में पैगंबर मोहम्मद के जो वंशज होते हैं 42वीं पीढ़ी है, उन्होंने उनका जोरदार स्वागत। अली प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वहां पे जोरदार स्वागत किया। ओमान में उसने भी उन्हें ऑनर दिया, और वहां भी एक तरीके से वो 80-90% मुस्लिम कंट्री ही है। और ये तीनों देशों में जाकर जिस तरीके से पीएम को स्वागत मिला, तो कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए। और इधर संसद सत्र चल रहा था, सारे बिल जो है वो शांति बिल जो परमाणु ऊर्जा को लेकर है वो पास हुआ, VVG राम जी वाला बिल जो है रूरल एम्प्लॉयमेंट को लेकर वो पास हुआ। उसके अलावा भी बहुत सारे बिल पास हुए, और 100% से ऊपर रही है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की प्रोडक्टिविटी, और प्रधानमंत्री देश में नहीं थे तब। तो कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने एक व्यवस्था बना दी है कि हाँ वो नहीं भी कहते हैं तो यहाँ सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता है, और वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो देश के ही काम से विदेश में के दौरे जो हैं संसद सत्र के दौरान भी कर सकें। आप देखिए ना, इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हुई, जिस दिन कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जो है वो पटना से पहुंचे, लेकिन कहीं कोई फर्क पड़ा पार्टी में या कहीं भी कुछ नहीं, क्योंकि ये व्यवस्था उन्होंने ही बनाई है कि मैं यहाँ पे ना भी मौजूद रहूं तब भी चीजें सुचारू रूप से चलती रहे। तो एक तरीके से मोदी पर हमला करना कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि वो लार्जर देन पॉलिटिक्स, लार्जर देन एक तरीके से पॉलिटिकल लैंडस्केप, और इस तरीके से उनकी छवि जो है वो हो गई है। तो अब वो मुद्दों पर विरोध और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करें, व्यक्ति पर, और उस व्यक्ति पर जितना करेंगे उतना इनको झटका जो है लगने वाला है। क्योंकि वो व्यक्ति अगर सांस भी लेता है तो विश्लेषण हो जाता है यहाँ की, कैसे कोई भी फैसला होता है तो यहाँ पे विश्लेषण हो जाता है कि कैसे ये देश हित में है, इसके क्या फायदे हैं, तो अब कहाँ अटैक करेंगे। जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला। अनुपम जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, थैंक यू।